नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। हमारी नौसेना लगातार मजबूत हो रही है, ताकतवर हो रही है। हमारी गिनती दुनिया भर की नौसेनाओं में होती है। हम सबसे आगे निकल रहे हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि 2047 तक हमारी नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि पूरा जो सफ़र है अब तक का, वो इतना भी आसान नहीं था। तमाम चुनौतियां आई, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, इन्हीं मुद्दों पर आज बातचीत होने जा रही है सक्षम भारत की इस खास कड़ी में। यूं तो देश की रक्षा में तैनात हमारी तीनों सेनाएं मजबूत हैं, आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन बात अगर भारतीय नौसेना की करें तो इनकी चुनौतियां थोड़ी अलग हैं। लेकिन भारतीय नौसेना इनसे निपटने में सक्षम है। अथाह समुद्र में देश की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना में आत्मनिर्भर भारत के मूल मंत्र में खुद को रेस में सबसे आगे कर दिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का एक अलग रुतबा है। हिंद महासागर में चीन का सैन्य दखल बढ़ रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए इंडियन नेवी हर तरह से तैयार है। भारतीय नौसेना की गिनती दुनिया भर की टॉप 10 नेवी में होती है, जो कि काफी पावरफुल नौसेना है। 250 से अधिक विमान, 130 युद्धपोत और पनडुब्बी, 23 विध्वंसक फ्रिगेट्स, 4 फ्लीट टैंकर, 18 ASW और मिसाइल कॉर्वेट शामिल हैं। अटैक सबमरीन के अलावा और भी काफी शक्तिशाली हथियारों और युद्धपोतों से लैस इंडियन नेवी के आगे दुनिया के कई देशों की नौसेनाएं नहीं टिकती हैं। नौसेना देश की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के साथ ही प्राकृतिक आपदा आने पर मानवीय सहायता अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। इस लिहाज से इंडियन नेवी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आंतरिक सुरक्षा और समुद्री व्यापार से जुड़ी चुनौतियों से इसे निपटना आता है, जिसकी तैयारी भी नौसेना की जबरदस्त है। आज की इस खास कड़ी में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हम आपका परिचय उनके साथ में करवाना चाहेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं सुनील मिश्रा, DG SIDM से, वाइस एडमिरल रिटायर्ड सतीश सोनी जी, कमोडोर गोपाल सोरी रिटायर्ड सीनियर फेलो हैं ये VIF से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं, शुरुआत करना चाहेंगे सर हम आपके साथ में। हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे सशक्त नौसेना की बात आती है तो ये अब हम सबको पता है कि अगर मैं तीनों सेनाओं में बात करूं और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करूं, तो सबसे पहले नौसेना खुद को रख रही है। विथ 75% to 95% हम पहुंच चुके हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? पहले तो संसद टीवी को बहुत बधाई इस खुले एनवायरनमेंट पे हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए। पीछे बहुत अच्छा नया बैकड्रॉप है, नया पार्लियामेंट है। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया हम लोगों को, तीनों सेनाओं को और इंडस्ट्री को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, कि हमें अपनी जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं और नीड्स हैं उसमें अपनी सेनाओं की ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण था, एक आमूल-चूल परिवर्तन है जो हम लोग पहले जिस दिशा में चल रहे थे उस दिशा से बिल्कुल हट करके है। पिछले 6-7 सालों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया, कई तरह के बदलाव किए
और वो जो बदलाव हुए उसका असर अब इंडस्ट्री में दिखने लगा है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुफीद है। और नौसेना मेरे ख्याल से, चूँकि तीनों फोर्सेस में उसका साइज़ छोटा है और बड़ी निम्बल फुटेड है, बड़ी फ्लेक्सिबल है, और स्पीड ऑफ रिस्पांस उनकी बहुत तेज़ है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे। और नौसेना ने के पास एक एडवांटेज और पहले से था कि ये बिल्डर्स नेवी है। ये पहले से अपने जहाज़ बनाने के इनके पास शिपयार्ड्स हैं, और जो अपने शिपयार्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत फ्रूगल इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत अच्छे कम रिसोर्सेज के साथ बहुत अच्छी आउटपुट देते हैं। सतीश सोनी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखा जाए तो जब नौसेना प्रमुख ने बहुत पहले बता दिया है, 2047 का एक टारगेट निकाला है नौसेना ने कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे, क्या मतलब आपके नज़र में क्या मायने हैं, आपका अनुभव क्या कहता है सर? देखिए, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, उस वक़्त हमें थोड़े से जहाज़ रॉयल नेवी से मिले थे। हमारी इंडिपेंडेंस के बाद भी 1962 तक हमें रॉयल नेवी के जहाज़ मिलते रहे जो उनके एक्सेस में थे। 1967 में हमने पहली बार गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स ने एक छोटा सा जहाज़ बनाया था, INS अजय। उसका इस जर्नी में बहुत महत्व है। 300-400 टन का होगा, एक गन थी उसके ऊपर। बट उसके बाद हमारा जो डिज़ाइन ब्यूरो था वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता रहा, नए डिज़ाइन शिप के बनाता रहा, बड़े शिप के बनाता रहा। और 1972 में हमने कमीशन किया था INS नीलगिरी। जो नीलगिरी था वो एसेंशली ब्रिटिश डिज़ाइन था, रॉयल नेवी का डिज़ाइन था, बट वो माज़ागांव डॉक लिमिटेड ने वो शिप बनाए थे, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी। उसके बाद हमने अपना पहला इंडिजिनस शिप डिज़ाइन था गोदावरी। वो गोदावरी हमने 1980s में कमीशन किया था। वो इतने बड़ा था जहाज़ नीलगिरी से, बट इतना ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन नहीं था। जब वो शिप सेल भी करते थे वो थोड़े ज़्यादा मूव करते थे समुद्र में, इतने सेटिस्फाइड नहीं थे हम। बट उसके बाद हमने और एम्बिशियस कदम उठाए। हमने INS दिल्ली जैसा बड़ा जहाज़ इंडिजिनसली डिज़ाइन और बिल्ड किया माज़ागांव डॉक्स में। और उसके बाद जैसे कहते हैं कि बाकी तो इतिहास है, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आज हमारे पास विशाखापट्टनम क्लास, कोलकाता क्लास, शिवालिक क्लास, कदमत क्लास और एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और ये OPVs, ये जो जहाज़ हैं, अगर इन जहाज़ों में आप जाएंगे आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये किसी एडवांस्ड कंट्री में बने हैं कि इंडिया में बने हैं। कुल मिला के सतीश सर, जो आपका भी अनुभव रहा है नौसेना में, हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। गोपाल सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल मैं जाना चाहूँगी। हम आज बात कर रहे हैं नौसेना की, तो ये रिकॉर्ड पर है, हम 75% जो हमारा जो कंटेंट है वो मेक इन इंडिया के तहत बन रहा है, और 67 जो शिप्स हैं वो मेक इन इंडिया के तहत बन रहा है। फिर भी हम बात कर रहे हैं कि अभी 100% बाकी है। तो मुझे क्या समझा सकते हैं कि अब बचा क्या? हम इतना आगे तो बढ़ चुके हैं मेक इन इंडिया के तहत, तो अब क्या बचा है सर? ऐसा है, जब हम जहाज़ की बात करते हैं इसमें 3 पार्ट है। एक हम कहते हैं टू फ्लोट, टू मूव एंड टू फाइट। तो पहले जहाज़ सेफली पानी में रहे, फिर मूव मतलब वो चले जैसे कोई और जहाज़ की तरह। और चूँकि ये नेवी की जहाज़ है तो जायज़ है कि लड़ाई करने के काबिल रहे। तो अभी जैसे आपने बताया 70%, तो हर एक चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए टू फ्लोट में सिंपल चीज़, जहाज़ का स्टील पहले हम रशिया से लाते थे, अभी हमारा स्टील अथॉरिटी पूरा बनाता है हमारे लिए।
वैसे ही प्रोपेलर सिंपल चीज़ है, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ। प्रोपेलर वो भी हम खरीदते थे, अभी हम खुद डिज़ाइन करते हैं। तो ये इस हिसाब से हम ये परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ये कंटेंट है, जिस कंटेंट की मैं बात कर रही हूँ। अभी जैसे हो गया टू मूव, अभी उसका इंजन, अभी आप ब्रह्मपुत्रा क्लास देखिए, उसकी पूरी इंजन हमने बनाई। शिवालिक क्लास का इंजन हमारा है, किर्लोस्कर का है, BHEL बनाता है, जो कि अभी जायज़ है। अभी जैसे गैस टरबाइन है जो कोलकाता क्लास में है, दिल्ली क्लास में, हम अभी भी अब इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे अभी देश में अभी तक उसके बनाने की काबिलियत आई नहीं है, जो कि उसमें डेवलपमेंट चल रही है। तो विच इज़ व्हाट CNS टॉक्स अबाउट अचीविंग 100%। कल जब हम ये हर चीज़ जो हम बनाने लगे, इंपॉर्टेंट चीज़, ज़रूर ऐसी चीज़ें एक आध होंगी जो इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया में नहीं है। लेकिन गोपाल सर, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, ये भी एक सवाल यहाँ पर उठता है कि बहुत सारे जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले हुए, लेकिन कई जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुरू हुए और काफ़ी हद तक आगे भी निकल गए। जैसे कि अगर मैं 17 अल्फा की अगर मैं बात करती हूँ, 19 में देखिए शुरू हुआ, 2023 तक जो 6 जो हमारे जो 7 जो फ्रिगेट्स हैं वो अभी लॉन्च भी हो चुके हैं, जल्दी कमीशन भी हो जाएंगे। लेकिन क्या बाकी जो पहले जो डिले हुए हैं उसका असर अगर आप हमें ब्रीफ करना चाहें? ये आप डिले देख रही हैं और मैं देख रहा हूँ डिले में कितनी हाउ वी बिल्ट अप आवर कैपेबिलिटीज, क्योंकि एवरी मिस्टेक और एवरी डिले इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और ये आप मत भूलिए कि ये जो टेक्नोलॉजी हम प्राप्त किए हैं, ये किसी ने हमें दिया नहीं है काफ़ी हद तक। इफ़ यू गो बैक टू फॉर एग्जांपल से 98 व्हेन वी कैरिड आउट अ न्यूक्लियर टेस्ट, इतने प्रतिबंध लगाए थी दुनिया हमारे ऊपर, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिली, तो हमें डेवलपमेंट करना पड़ा। जैसे अभी ISRO है, ISRO ने पूरी टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप की उस समय, तो वही हमारे ऊपर भी ये कई प्रतिबंधों का असर, कई जगह टेक्नोलॉजी डिप्रिवेशन हुआ। दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम सेल्फ रिलायंस पे जा रहे हैं, ताकि ये चैलेंजेस हम इन फ्यूचर ना झेल पाएं। सुनील जी, क्या आप सर की बातों से अग्री कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो हमारा अगर डिले भी है तो हमें वो एक सीख मिली है हमें उससे, लेकिन उसका फ़र्क तो कहीं ना कहीं पड़ा होगा। नहीं, इसमें मैं एक और नज़र से देखता हूँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें एक बदलाव ये आ रहा है कि पहले हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ थी वो पब्लिक सेक्टर में थी, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में थी, या शिपयार्ड्स में खाली थी। अब जो एक बदलाव ये 5-6 सालों में आ रहा है, और जिसको कि भारत सरकार बहुत बड़ा पुश दे रही है, सीरियसली गंभीरता के साथ कर रही है, और उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी कराना चाहती है। तो प्राइवेट सेक्टर के आने से 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो एंटरप्रेन्योरियल इंजेक्शन आ जाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाती है, और चूंकि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे काम करता है तो वो टाइम बाउंड करने लगता है। दूसरी चीज़, जो जब सहभागिता होगी, पार्टनरशिप होगी, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होगा जो शुरू हो गया है प्राइवेट सेक्टर और एग्जिस्टिंग DPSUs का, और DRDO का भी। DRDO बिल्कुल, DRDO के पास इतने बरसों की टेक्नोलॉजीज़ जो अवेलेबल हैं, अब वो प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर कर रहा है, जो पहले नहीं होता था। तो ये जो बदलाव आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, और आने वाले समय से मेरा मतलब है ये कल नहीं हो जाएगा, लेकिन परसों ज़रूर हो जाएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 91 में जिस तरह के हमारे देश में चेंजेस लाए गए इकोनॉमिक पॉलिसी में, ग्लोबलाइजेशन में, लिबरलाइजेशन में, उसके असर हमको 2000 के आसपास देखने को मिले। आज या 5-6 सालों में जो बदलाव लाया गया है पॉलिसी फ्रेमवर्क में, इम्पीटस दिया गया है प्राइवेट सेक्टर को, उसके रिजल्ट्स हमको आने वाले कुछ सालों में ग्राउंड पे विजिबल होने लगेंगे। सतीश सर, अभी हम शिप की बात कर रहे थे, नो डाउट हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बट वाई नॉट इन एयरक्राफ्ट? हम क्यों अभी भी एयरक्राफ्ट में बहुत अभी भी पीछे हैं? क्या ये जो पिछले टाइम, अगेन मैं कहूँगी कि इस तरफ शायद ध्यान नहीं दिया गया या इस तरफ सोचा नहीं गया? अभी सारे अगर आप एयरक्राफ्ट उठाकर देख लें तो सब हम बाहर से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी इस तरफ अगर हम अभी से भी अगर काम शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि कई साल लग जाएंगे। देखिए, जो टेक्नोलॉजीज़ इजी होती हैं, आसान होती हैं, उसमें आप उसमें शीघ्रता से काम कर सकते हैं। बट एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एयरक्राफ्ट के स्पेशल इंजन्स हैं,
वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो जिनकी मुल्क के पास हैं वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है R&D में। तो आपको बातें करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह की, पर जब टाइम आता है कुछ देने का तो वो इतनी आसानी से नहीं देते हैं। तो मेरा ख्याल उसी के कारण। बट अगर आप एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट को थोड़ा एनालाइज़ करेंगे तो उसमें कई हमने भी शायद कोई भूल चूक हुई होगी, कोई हमने जो चीज़ें हैं वो अपना ठीक तरह से अप्रोच नहीं की हैं। बट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट इज़ सर्टनली मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट। तो मैं ये नहीं कहूँगा, जैसे अभी नेवी ने अपना इंडिजिनस कंटेंट बढ़ाया है तो हम जैसे टू मूव और टू फ्लोट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये हमने इम्बाइब कर दी हैं। जो बट फाइट वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे मिसाइल सिस्टम्स, एडवांस रेडार्स, वो हम इतना अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हैं। अभी भी हम जैसे ब्रह्मोस ही है, ब्रह्मोस एक और बराक मिसाइल है, ये हमने कोलैबोरेशन के साथ की है बाहर के मुल्कों के साथ। और आगे भी अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इनका ये अप्रोच है कि किसी तरह स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हो, क्योंकि जैसे माइन स्वीपर टेक्नोलॉजी है, ये बड़ी मुश्किल एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, उसको अब आत्मनिर्भर के स्टेज पे लेके आना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन सोचा तो जा सकता है गोपाल साहब। जब हम शिप बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी आगे हम निकल चुके हैं, तो इस एयरक्राफ्ट के बारे में भी आगे जो है वो सोचा जा रहा होगा, या फिर आगे कोई ऐसी तो प्लानिंग होगी इसे लेकर के भी? अभी आप ही ले लीजिए, तेजस है, तेजस का नेवल वेरिएंट हमने ऑलरेडी LCA नेवी, आपने देखा होगा पिछले साल उसकी ट्रायल्स हुई हैं विक्रांत पे। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर ऑलरेडी इट इज़ इन द पाइपलाइन। तो लाइक द एडमिरल सेड, वो टाइम लगता है इसका, जो इफ़ यू कैन कॉल इट द टाइम, डेवलपमेंट टाइम इज़ मोर सिंपली बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ द प्लेटफॉर्म। बट इसका मतलब ये नहीं है अगर हमने तेजस बना लिया है तो जायज़ है कि हम तेजस का नेवल वेरिएंट तो टेस्ट कर लिए हैं। अभी जो नेवी को चाहिए एग्जैक्टली वो रिक्वायरमेंट, वो थोड़ी और देर लग रही है। सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, रादर इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ़। सतीश सर, अभी हाल तक हमने 113 देशों के साथ में एक्सरसाइज की है। क्या इसका फ़र्क पड़ता है सर, जब इस तरीके से हम ग्लोबली, खास करके अगर मैं जियो पॉलिटिक्स की बात करूं, तो अगर आप इस बारे में मुझे समझा सकें? देखिए, जो नौसेना है इसका एक तो डिप्लोमेटिक रोल होता है, भाईचारा बढ़ाना। और हमारे जो नेबर्स हैं वो जैसे लैंड नेबर्स तो जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, पर मैरीटाइम नेबर्स तो अक्रॉस द सीज़ हैं। तो जितने भी समुद्री देश हैं वो हमारे नेबर्स हैं। तो हमारा जहाज़ उनके तट तक पहुंच सकता है और उनका जहाज़ हमारे तट तक पहुंच सकता है। तो ये जायज़ है कि हम एक दूसरे से अपना भाईचारा बढ़ाएं, एक दूसरे से सेम इन्वायरमेंट में कैसे काम करना है ये समझें। तो नेवी का स्पेशली लास्ट 15-20 साल से ये रहा है कि हम अपनी जॉइंट एक्सरसाइजेज़ इंक्रीज़ करें, स्टाफ टॉक्स इंक्रीज़ करें, कैसे लोग सेम एक्सरसाइज करते हैं उनसे सीखें, कैसे लोगों के जहाज़ काम करते हैं ये भी उनसे सीखें। बट सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम उनसे थोड़ा दोस्ती बढ़ाएं। वेरी इम्पॉर्टेंट, सुनामी 2004 में आपको याद होगा जब आई थी, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिज़ास्टर रिलीफ में सबसे पहले कौन आया था? आपके नज़दीकी देश ही आएंगे। सो इंडिया हेल्प बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, और ये लोग तब भूले नहीं हैं कैसे हमने इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया था। तो और इस पार्ट में, इस वर्ल्ड के इस पार्ट में सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर्स होते हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिज़ास्टर रिलीफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। समुद्र से जो इकोनॉमी आ रही है और भारत को जो हम तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं, पूरे अगर वर्ल्ड वाइज, अगर मैं पूरे दुनिया में अगर मैं बात करूं भारत की, तो अर्थव्यवस्था को लेकर के मुझे क्या आप समझा सकते हैं कि नौसेना का क्या योगदान होगा भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में?
नौसेना का एक योगदान ये होगा कि जो हमारी ट्रेडिंग लाइंस हैं, ट्रेड रूट्स हैं, जिस पे हमारे मर्चेंट शिप्स चलते हैं, उनको तो सुरक्षा प्रदान करती है और एक कॉन्फिडेंस देती है मैरीटाइम रूट्स के ऊपर कि हमारा माल और हमारे जहाज़ और हमारे आदमी सुरक्षित हैं। इसमें खाली भारतीय नौसेना का योगदान नहीं रहता है, बल्कि जो ये 113 देशों की आपने बात कही और मैरीटाइम डिप्लोमेसी की जो बात हुई, उसमें वो कंट्रीज़ भी जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो भी और जगहों पर हमारे लिए कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। क्योंकि जो ट्रेड रूट्स हैं उसमें बहुत तरह के रिस्क हो सकते हैं। नेचुरल रिस्क हो सकते हैं कि कहीं पर डिज़ास्टर हो गया, और दूसरा है मैन मेड हो सकते हैं, जैसे पायरेट्स हैं और दूसरी और हॉस्टाइल कंट्रीज़ का इंटरफेरेंस हो सकता है। आने वाले समय में मेरे ख्याल से ये मैरीटाइम ट्रेड रूट्स में और इजाफा होगा, क्योंकि हमारी ट्रेड लाइंस अभी बढ़ रही हैं, हम उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ट्रेड भी बढ़ रहा है लोगों से, हम दुनिया की नज़र में एक अच्छे मैन्युफैक्चरिंग देश के लिए उभर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें नौसेना का सिक्योरिटी और सेफ्टी और कॉन्फिडेंस देने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, आपका रिएक्शन इस पर? बिल्कुल सही। अभी अगर आप याद करें, सन करीब 80s में जब ईरान इराक की लड़ाई हो रही थी, तब वो टैंकर वॉर की बात हुई थी। उस समय आते जाते टैंकर उसको निशाना बना लिया था दोनों ने, वो एक था। अभी जो चल रहा है हमारा, जो मैंने बात किया मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट का, उसमें एक डिप्लॉयमेंट है गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी की। ये नहीं है कि भारतीय नौसेना अकेले कर रही है, बट बाकी सारे नेवीज़ के साथ मिल के जो ये कर रहे हैं, ये काफ़ी मुआयना रखता है वर्ल्ड ट्रेड में। सिमिलरली प्रोटेक्शन ऑफ ऑफशोर एसेट्स, ये भी बड़ी चीज़ है। जैसे हमारे बॉम्बे हाई पे जो हमारे ऑयल रिग्स हैं, सो ऑल दिस पुट टुगेदर। अब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सागरमाला, which is to increase the GDP of this country by more than 1%, which is going to be contributed by the maritime sector. तो उसमें maritime security बहुत मुआयना रखता है। वो कौन देगा? वो तो नौसेना के ऊपर निर्भर है। ज़रूर कोस्ट गार्ड का भी रोल है, नौसेना का काफ़ी बड़ा रोल है। तो ये सब मिला के दिस इज़ हाउ, लाइक आई कम्प्लीटली अग्री विथ व्हाट संजय जी सेड, कि जो कॉन्फिडेंस देता है पीस टाइम में, और जब लड़ाई जब होगी तो खैर है तो है ही। सर, नौसेना प्रमुख ने कहा है कि हमारी कोशिश ये है कि हम हर ज़िले से, हर गांव से एक अग्निवीर लें, और हम लगातार अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं। उनकी इस लाइन का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि एवरी विलेज हैज़ ए नौसैनिक। आने वाले दिनों में मे बी क्या फ़ायदा इसका, क्या मायने हैं इस बात की, और हर जिला, हर गाँव को जो टारगेट बनाया गया है, जो लक्ष्य है अग्निवीरों को लेने का, इसका क्या फ़ायदा आप देख रहे हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देश के हर कोने का विल हैव अ स्टेक इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी बीइंग प्रोवाइडेड बाय द नेवी। ये सोच ली। वैसी फॉर एग्जांपल मेरे जहाज़ पे जब मैं कमांड कर रहा था, प्रैक्टिकली हर मणिपुर से भी थे, केरला से भी थे, जम्मू कश्मीर से भी थे। तो every citizen will now have a stake in the nation's security, specifically so maritime security। क्योंकि कई हमारे ऐसे राज्य हैं जहाँ किसी ने नेवी के बारे में सुना नहीं है। जायज़ है ये, क्योंकि हर एक कोस्टल स्टेट तो है नहीं। इस प्रोजेक्ट का सर, इस जो अग्निवीर जो हमने लॉन्च किया है तीनों सेनाओं के लिए, इस प्रोजेक्ट के तहत आप क्या फ़ायदा देख रहे हैं सर? ये तो खैर ये नेवी से, ये सिर्फ नेवी के लिए ही तो नहीं है, ये तो पूरी देश के लिए है। तो one end point is a stake in the national security for every, let's say every part of India practically। आप एक तरफ वो समझ सकते हैं। दूसरा, the age profile will be lowered, which is good। We always want a lower age profile। So ये फ़ायदे हैं, सोच समझ के ही तो गवर्नमेंट ने किया है ये। सर, क्या आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, हमारा देश बहुत विशाल है और बहुत डाइवर्सिफाइड है, और सही फिगर तो मुझे नहीं याद, लेकिन मेरे ख्याल से 700 साढ़े 700 ज़िले हैं।
700 जिलों में से अगर हम ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आर्मी चीफ ने कहा है, तो एक नौसेना प्रमुख ने, हाँ नौसेना प्रमुख ने कहा है, माफ़ कीजिएगा, तो एक डाइवर्सिटी जो है पूरे नेशन की वो रिप्रेजेंट होएगी। और ये अग्निवीर चाहे वो नौसेना में काम कर रहे हों, चाहे थल सेना में काम कर रहे हों, चाहे वायुसेना में काम कर रहे हों, इनका योगदान ये रीढ़ की हड्डी रहेंगे। और ये रीढ़ की हड्डी उतने दिन तक ही नहीं रहेंगे जब तक ये सेना में काम कर रहे हैं। सेना से निकलने के बाद ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। सतीश सर, एक छोटा रिएक्शन आपका भी अग्निवीरों के ऊपर। हर जिला हर गांव को सीएनएस टारगेट बना रहे हैं, क्या वजह, मतलब क्या विचार हो सकता है नौसेना? मेरा ख्याल सबसे इसका महत्व ये है कि नेवी सब जिला तक पहुंचेगी। अभी देखिए आप, हमारी अगर रिक्रूटमेंट प्रोफाइल देखें तो हमारे सबसे ज़्यादा जो नौसैनिक अफसरान और सैनिक हैं वो बिहार से होंगे, यूपी से होंगे, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से होंगे। कई जगह कई स्टेट्स रिप्रेजेंटेड नहीं हैं। तो अगर ये आप अपना मन बनाते हैं कि हम हर ज़िला तक पहुंचेंगे, इसका मतलब ये है कि वो जो अग्निवीर है वो आपकी नेवी में सर्व करके, शिप और सबमरीन में सर्व करके जब वापस जाएगा तो बताएगा लोगों को कि नौसेना में क्या होता है, नौसेना क्या है, और उसके साथ वो लोगों को मोटिवेट करेगा। सो एक जो सर्विसेज हैं ये बड़ा पूरी देश को इकट्ठा करती हैं, उसमें बहुत महत्व उनका योगदान रहता है। तो उसमें जितनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उतना हमारे देश के लिए अच्छा होगा और उसमें अग्निवीर जो हैं एक बड़ा योगदान दे सकते हैं, बड़ा अच्छा योगदान दे सकते हैं। जी, और सतीश साहब, और आप लोगों की जानकारी के लिए कि बहुत अच्छी खबर ये है कि सब पहली बार अब एक महिला कमांडिंग ऑफिसर जो है वो नौसेना को मिलने जा रही है। कुछ ही दिनों में उनका नाम भी हमारे सामने होगा। उनकी जो ट्रेनिंग है वो शुरुआत हो चुकी है। खुद सीएनएस ने इस बात की जानकारी जो है वो पूरे देश को दी है। एक बहुत अच्छी खबर। इस पहल के बारे में भी अगर आपका रिएक्शन हमें मिले कि इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? कमांडिंग ऑफिसर, एक महिला अधिकारी कमांड करेगी पूरे शिप को। मैं भी जहाज पे मेरे भी थे। नेवी वी डू नॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कमांडिंग ऑफिसर्स। वाइल यू वुड लुक एट इट, और मेल और फीमेल ऑफिसर्स, बिल्कुल द अचीवमेंट इज़ ग्रेट, बट do not forget that that is a commanding officer and it is a challenging appointment. I would say all the very best to that lady and hope she does well, as you would expect of any commanding officer. सतीश सर, आपका रिएक्शन, पहली कमांडिंग ऑफिसर महिला में मिलने जा रही है नौसेना से। सबसे पहले महिलाएं नेवी में ही आई थी। नेवी वाज द फर्स्ट सर्विस टू इंडक्ट विमेन एंड उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। तो हमने सबसे ज़्यादा ग्रूमिंग की है। एक बार जो आ गया वो हमारे लिए ऑफिसर है, वो लेडी ऑफिसर है या मेल ऑफिसर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये है कि हम उनको मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रही हैं और हम इससे इनकरेज कर रहे हैं कि एक विमेन ऑफिसर भी आगे आएँ और सर्विसेज ज्वाइन करें। मेरे ख्याल से महिला ऑफिसर का कमांडिंग ऑफिसर बनना ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। और ये देश जो है वो सीता का उतना ही है जितना दुर्गा का भी है। तो मेरे ख्याल से महिलाओं को कमांडिंग पोजीशन पे लाना ये बहुत अच्छी पहल है। हमारा टॉपिक आज का जो था वो सशक्त नौसेना था। मैंने शुरुआत में कहा हम कहाँ थे और आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। मेरे ख्याल से अभी तक का जो सफ़र था, कोई भी चीज़ शुरू करने में एक इनर्शिया ओवरकम करना पड़ता है। तो ये इनर्शिया ओवरकम हो चुका है, एक्सेलरेशन भी है, दिशा और गति दोनों ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार की नीयत ठीक है इसमें। गोपाल सर, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए? बिल्कुल आपने सही कहा, कहाँ से कहाँ। बट ये इतना आसान भी नहीं था जैसे आपने बोला था। बट व्हाट वी हैव टू गिव इज़ क्रेडिट टू द फाउंडर्स ऑफ द नेवी कि 1950s में हमने ठान लिया था कि वी विल हैव अ नेवी which will be self-reliant, indigenous. Satish sir, your last comment on सशक्त नौसेना। I would say that हमें आगे बहुत दूर जाना है। जितने चैलेंजेस अभी भारत को होंगे आने वाले समय में, वो समुद्र से ही होंगे और ये हमें पहचानना है।
और सर हमारी तैयारी इतनी तो रही है कि कम से कम जल मार्ग से अभी तक तो जब भी किसी ने हमसे पंगा लिया है सर तो फिर उसे झेलना पड़ा है, चाहे वो 1971 ही क्यों ना हो। वो हमने दिखाया है उनको कि जल मार्ग से अगर आप दुश्मनी ले रहे हो या फिर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो तो उसका बदला हम नौसेना कैसे लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हम लोगों से बातचीत करने के लिए, और इतनी उम्दा जानकारी जो है वो आप लोगों के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और आज के लिए इतना ही। निश्चित तौर से नौसेना प्रमुख का ऐसा कहना है कि आगे अब हमारी जो सोच है वो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और एक्सक्लूसिव फॉर इंडिया तक है, और हम जल्द ही अपनी इस सोच को धरातल पर भी उतारेंगे और हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी नौसेना कितनी मजबूत है। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।